स्विच को ऑन करते हैं तो कुछ ब्लू कलर की रेडिएशन कैथोड से निकलता है और एनोड की तरफ चला जाता है। कैनाल से पास हो रहा था, इसीलिए हम नाम दे रहे हैं कैनाल रेस। क्या नाम दे रहे हैं? कैनाल रेस। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं। एक और पार्टिकल निकला था जिसके पास चार्ज तो नहीं थे लेकिन मास इसके पास मौजूद था। चार्ज अपॉन मास दैट इज 0/1.675 इंटू 10⁻⁻27। ओवरऑल वैल्यू कितना आएगा? 0। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि आज हम लोग क्लास 11th की शुरुआत करने वाले हैं। इसमें हम लोग बोर्ड्स, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट सारे के टॉपिक को लेकर के चलेंगे, जिससे आपका फायदा ये होगा कि आपकी कॉन्सेप्ट बेसिक से टॉप तक की क्लियर हो जाएगी। जिसमें हम लोग आज सबसे पहला लेक्चर लेके चलेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का। वैसे तो पहला चैप्टर एनसीईआरटी पर मोल कॉन्सेप्ट को रखा गया है, लेकिन मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही शुरुआत करता हूं ताकि इससे मैं बाकी चैप्टर को रिलेट करूं और मोल कॉन्सेप्ट को बेहतर समझा सकूं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एटम क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, उन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस बात को समझ लें कि आखिर एटम क्या होता है। एटम जो है ना, सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन के द्वारा डिस्कवर किया गया था। और जॉन डाल्टन का यह मानना था कि किसी भी सबस्टांस का वो सबसे छोटा पार्टिकल जिसको आप दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते, वही पार्टिकल आपका एटम कहलाता है। अगर मैं आपको बोलूं डिस्कवर किसने किया, डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन, और ये कब किया? सन 1808 पर। अगर एटम की बात करते हैं तो एटम दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है, एक है ए और दूसरा है आपके पास टॉम। देखो, ए का मतलब होता है नॉट और टॉम का मतलब होता है डिविजिबल। यानी अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो हम लोग कह सकते हैं नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, या फिर अविभाजित भी आप इसको कह सकते हैं हिंदी मीडियम वाले। मतलब एटम किसी भी सबस्टांस का वो सबसे छोटा पार्टिकल होगा जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो एटम को अगर डिफाइन किया जाए, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which cannot be divided further, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। हालांकि में आगे चल करके पता चलेगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। वो सब धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, तब आपको क्लियर कराता हुआ चलेगा। ठीक है, अच्छा, जो एटम होता है ना, वो किसी भी सबस्टांस का ये बिल्डिंग मटेरियल होता है या बिल्डिंग ब्लॉक आप कह सकते हैं। भाई, एटम जब तक नहीं होगा सबस्टांस का निर्माण नहीं होगा। जिस तरीके से आप घर का निर्माण करते हैं, तो घर का निर्माण करने के लिए एक ईंट बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है, बिल्डिंग मटेरियल की तरह काम करता है। अगर ईंट ना हो, ब्रिक्स ना हो, तो क्या घर का निर्माण हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से किसी भी सबस्टांस का निर्माण करवाने के लिए एटम एक बिल्डिंग मटेरियल या बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं, एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सबस्टांस। अच्छा, सबस्टांस की जगह पे आप चाहें तो मैटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। किसी भी सबस्टांस या किसी भी मैटर का ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है, या फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक भी आप इसको कह सकते हैं। तो एटम क्या हुआ? जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा जिसको आप दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते। अब डाल्टन्स के द्वारा
एक थ्योरी दिया गया है जब एटम की डिस्कवरी हुई, क्या क्या थ्योरी के अंदर बातें थी। सबसे पहली बात तो ये बोला गया था कि एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको दोबारा डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें आपने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, लेकिन मैं बस उसको रिकॉल कर रहा हूं ताकि बेसिक से आपको टॉप तक पहुंचाया जा सके। तो पहला पॉइंट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, एटम इज द smallest particle which cannot be divided further. ठीक है। दूसरा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का पॉइंट था कि एटम्स को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ना तो एटम को बनाया जा सकता है और ना ही इसको बर्बाद किया जा सकता है। हाँ, लेकिन रिएक्शन के दौरान एटम के रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कोई भी रिएक्शन के दौरान। तो दूसरा पॉइंट बोला गया, एटम नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी destroyed, but they can rearranged during a chemical reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम की रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ये दूसरी बात बोला गया। तीसरा पॉइंट ये क्या बोला कि अगर एलिमेंट सेम है तो सेम एलिमेंट का जितने भी एटम होंगे वो सब सेम एटम होंगे, और डिफरेंट एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो सब डिफरेंट होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मान लो सोडियम है और एक पोटेशियम है, ठीक है, तो सोडियम एलिमेंट का जितना भी एटम होगा वो सब सोडियम का ही एटम होगा। पोटेशियम एलिमेंट का जितना भी एटम होगा वो सब पोटेशियम के ही एटम होंगे, है ना। यानी कि सोडियम एलिमेंट का जितना भी एटम होगा वो सब आइडेंटिकल होंगे। लेकिन सोडियम अलग एलिमेंट है, पोटेशियम अलग एलिमेंट है, तो सोडियम का एटम अलग होगा और पोटेशियम का एटम भी क्या होगा, अलग होगा। तो इसने थर्ड पॉइंट ये बोला कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट are identical, but atoms of different elements are different. ये तीसरी बात बोली कि एलिमेंट अगर आइडेंटिकल है या एलिमेंट सेम है तो उसके सारे एटम सेम होंगे, अलग अलग एलिमेंट है तो उसके एटम भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। फिर इसने क्या बोला कि अगर दो या दो से ज्यादा एटम को आपस में कंबाइन कर दिया जाए तो एक मॉलिक्यूल का निर्माण होगा, एक अणु का निर्माण हुआ। तो चौथा पॉइंट ये बोलते हैं, मोर देन one atoms are combined together form a single or multiple molecule. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में टोटल कितने पॉइंट मैंने बताया बाबू, 4 पॉइंट। पहला पॉइंट, एटम को दोबारा डिवाइड नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट बोला गया कि एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस इसको रिएक्शन के दौरान रीअरेंजमेंट करवाया जा सकता है। तीसरा, एलिमेंट सेम है तो उसके सारे एटम भी सेम होंगे, एलिमेंट अलग अलग है तो उसके सारे एटम भी अलग अलग होंगे। फिर एक से ज़्यादा एटम को आपस में कंबाइन कर दिया जाए, या 2 एटम को कंबाइन करो या 3 एटम को कंबाइन करो,
कंबाइन करने के बाद सिंगल मॉलिक्यूल भी बन सकता है और मल्टीपल मॉलिक्यूल भी बन सकता है। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर का, इसको आप कॉपी करो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, ठीक है। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स। देखो सब, ये जो सब का टर्म है ना, ये खास जगह पे इस्तेमाल होता है। जैसे आप सुने होंगे एक इंस्पेक्टर होता है तो दूसरा सब इंस्पेक्टर होता है। इंस्पेक्टर ओहदे में बड़ा है और सब इंस्पेक्टर छोटा है। फिर एक डिवीजन होता है तो दूसरा सब डिवीजन होता है। सब डिवीजन ओहदे में छोटा है और डिवीजन ओहदे में बड़ा है। उसी तरीके से एक एटम होता है तो दूसरा सब एटम होता है। तो सब एटम ओहदे में छोटा होगा और एटम ओहदे में बड़ा होगा। तो एटम के अंदर जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं ना, उन सारे पार्टिकल्स को एक साथ हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, प्रोटॉन भी आ जाएगा, न्यूट्रॉन भी आ जाएगा, एंटी न्यूट्रॉन आ जाएंगे, एंटी प्रोटॉन आ जाएंगे, मीजोन आ जाएगा। तो जितने भी पार्टिकल्स एटम के अंदर में हैं, उन सारे पार्टिकल्स को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। अब सारे पार्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं होते, मोस्टली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हीं को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और इसीलिए हम लोग इसको फंडामेंटल पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल को आप लिख सकते हैं ऐसा, विदिन एन एटम a number of particles are present like इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, मीजोन, it is called as subatomic particles। फिर मैं बोला कि ये सारे पार्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं होते। इंपॉर्टेंट कौन होता है? एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा होता है प्रोटॉन और एक होता है बाबू आपका न्यूट्रॉन, जिनको हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, आउट ऑफ these particles इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन and neutron is called as fundamental particles। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले कि फंडामेंटल पार्टिकल्स टोटल कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। एक तो हो गया बाबू इलेक्ट्रॉन, एक हो गया प्रोटॉन और एक हो गया आपके पास न्यूट्रॉन। इसके जगह पे यहाँ पे आर का ही इस्तेमाल करना, ठीक है। तो आउट ऑफ दिस ओनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर नेसेसरी, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो एटम भी समझ में आ गया, सब एटॉमिक पार्टिकल भी आपको समझ में आ चुका है और फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये सब आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। अब डाल्टन्स का जो थ्योरी था ना, ये थ्योरी की मदद से आप 3 लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं सक्सेसफुली। कौन कौन लॉ है? सबसे पहला लॉ आता है लॉज ऑफ मास कंजर्वेशन। इसके अकॉर्डिंग बोला जाता है कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और मास को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जिसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे जब मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। दूसरा लॉ ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है लॉज ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन, या फिर आप इसको कह सकते हैं कांस्टेंट कंपोजिशन। ये इसको भी सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है। और एक और लॉ को एक्सप्लेन करता है ये
लॉज ऑफ मल्टीपल परक्यूशन, मल्टीपल परक्यूशन। तो डाल्टन्स थ्योरी जो होता है ये 3 लॉ को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है, जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, डील्स इन मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर पे मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले इसको जरा कॉपी करो, इसके बाद एक एक फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी को देखते हैं और उसकी तमाम प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। सबसे पहला डिस्कवरी हम लोग इलेक्ट्रॉन का करने वाले हैं, जिसको कैथोड रे के नाम से जाना जाता है। इसको डिस्कवर करने वाले 2 साइंटिस्ट थे। एक का नाम था बाबू विलियम क्रूक्स, विलियम क्रूक्स, और दूसरा सबका फेमस जे थॉमसन, जिसे आप शुरू से सुनते आ रहे हो, विलियम क्रूक्स एंड जे थॉमसन, ठीक है। डिस्कवर करने के लिए एक्सपेरिमेंट का नाम भी दिया गया था, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था बाबू? नाम था कैथोड रे, कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये इस एक्सपेरिमेंट का नाम था। अब यहां पे सवाल ये आता है कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है? डिस्चार्ज ट्यूब आप किसे कहते हैं? देखो, डिस्चार्ज ट्यूब जो है ना, डिस्चार्ज ट्यूब एक प्रकार का लॉन्ग सिलेंड्रिकल ग्लास का ट्यूब है, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स भरे जाएंगे। एक इलेक्ट्रोड्स होगा आपका नेगेटिव टर्मिनल वाला, जिसे आप कैथोड के नाम से जानते हो, है ना, और दूसरा होगा आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल वाला, जिसे आमतौर पे एनोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या क्या चीज मैंने बताया? डिस्चार्ज ट्यूब में एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब है, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक कैथोड और दूसरा क्या होगा? एनोड होगा। और साथ साथ यहाँ पे वैक्यूम पंप भी लगा रहेगा, वैक्यूम पंप लगा होगा, और वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करके इसके अंदर के एयर को हम लोग कंट्रोल करेंगे, उसके प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में अगर मैं यहाँ पे लिख दूं छोटा सा पॉइंट, डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब filled with two thin मेटालिक रॉड या फिर मेटालिक इलेक्ट्रोड कह सकते हैं, एंड हैव वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप। तो ये हो गया आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब। अब जब ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था ना, तो इस ट्यूब के अंदर में, इस ट्यूब के अंदर में हम लोग हवा भरे थे, एयर भरे हुए थे। क्या भरे हुए थे? एयर भरे हुए थे। लेकिन ध्यान देना, इस एयर का जो प्रेशर था बाबू, वो लो था, लो प्रेशर, ठीक है। और इन दोनों टर्मिनल को हम लोग जैसे ही हाई वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं, ये वोल्टेज था आपके पास 10,000 वोल्ट, कितना था? 10,000 वोल्ट। जैसे ही इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं और स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो कुछ ब्लू कलर की रेडिएशन, कुछ ब्लू कलर की रेडिएशन कैथोड से निकलता है और एनोड की तरफ चला जाता है, कैथोड से निकलता है और एनोड की तरफ चला जाता है, कैथोड से निकलता है और एनोड की तरफ चला जाता है। अब चूंकि निकल कहां से रहा था? कैथोड से, इस वजह से इसका नाम क्या दिया गया? कैथोड रे नाम दिया गया, कैथोड रे नाम दिया गया। तो कैथोड रे कैसे आया ये समझ में आया, है ना। सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? विलियम क्रूक्स और जे थॉमसन ने। एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ग्लास का ट्यूब है, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड रहेंगे, एक होगा कैथोड और दूसरा होगा एनोड,
कैथोड नेगेटिव टर्मिनल और एनोड होगा पॉजिटिव टर्मिनल। साथ साथ इस ट्यूब में हमारे पास एक वैक्यूम पंप भी लगा रहेगा, जिसका इस्तेमाल करके इस ट्यूब के अंदर के गैस के प्रेशर को हम लोग मेंटेन करेंगे, है ना। फिर इन दोनों इलेक्ट्रोड को 10,000 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे और जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो कुछ ब्लू कलर की लाइट या ब्लू कलर की रेडिएशन कैथोड से निकलेगा और एनोड की तरफ चला जाएगा। अब चूंकि निकल कहां से रहा था तो कैथोड से, इसीलिए नाम दिया गया कैथोड रेस, है ना। स्टेटमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे। व्हेन 10,000 वोल्ट current electricity is passing through discharge tube containing air at low pressure, वहां पर प्रेशर कम था एयर का। देन ब्लू रेज इमर्ज्ड फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कॉल्ड कैथोड रेज। ठीक है, अभी कैथोड रेस कैसे इलेक्ट्रॉन बन गया इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग, है ना। उससे पहले जरा इसको आप कॉपी कर लो, ठीक है। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। सबसे पहला प्रॉपर्टीज, कैथोड रे नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये कैथोड से निकला था ये रेस, एनोड के तरफ गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? कैथोड रेज नाम पड़ा। पहला पॉइंट लिख सकते हैं, दे इमर्ज्ड फ्रॉम कैथोड टू एनोड, हेंस कॉल्ड कैथोड रेज। अब देखो जरा, आप देखें कि इसके पाथ पर अंदर में सिर्फ हवा भरा हुआ है ना, एयर भरा हुआ है, तो ये लाइट कैसे ट्रेवल करेगा? सीधा। भाई इसके बीच में कुछ नहीं है, कुछ बैरियर नहीं है जो इसको डिफ्लेक्ट कर सके, इसके पाथ को बदल सके। इसके बीच में सिर्फ हवा है, तो ये हवा है तो ये सिर्फ लाइट किधर मूव करेगा? आपका स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, कोई भी यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो एक पॉइंट यहाँ पे और लिख सकते हैं, दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन विथ स्पीड ऑफ लाइट। दैट इज कितना होता है बताओ? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जब तक इसके पाथ पे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो कैसे मूव करेगा? स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, कोई भी यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लो इसके पाथ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा दिया, उसके लिए हमने एक साइड नेगेटिव प्लेट को रखे हुए हैं और दूसरे साइड पे पॉजिटिव प्लेट को रखे हुए हैं। दिस इज अ नेगेटिव चार्ज प्लेट, है ना, नेगेटिव चार्ज प्लेट, एंड दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज प्लेट। तो जैसे ही आपने नेगेटिव चार्ज प्लेट और पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे प्लेस किया, अब इस ट्यूब के आजू बाजू आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुका है। अब जैसे ही यहां से ब्लू रेज इमिट करा कैथोड से, देखा गया कि बाबू ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर जा रहा है, सॉरी पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर जा रहा है।
अब कोई भी पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ तभी मूव कर सकता है जब इसका नेचर कैसा होगा, नेगेटिव नेचर का होगा। क्योंकि आपको पता है कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये रेज जो था पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर गया, जिससे ये पता चला कि इसका नेचर कैसा होगा, नेगेटिव नेचर का होगा। स्टार्टिंग में इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को बोला जाता था नेगाट्रॉन। क्या बोला जाता था? नेगाट्रॉन। नेगाट्रॉन बोलने वाले साइंटिस्ट थे बाबू जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन। बाद में इसके नाम को बदल करके इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया और इलेक्ट्रॉन नाम देने वाले साइंटिस्ट का नाम था एस्टोनी। क्या नाम था? एस्टोनी। तो जब तक इसके पाथ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये कैसे मूव करेगा? स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आ गया, हमने उसके लिए नेगेटिव चार्ज प्लेट को रखे और पॉजिटिव चार्ज प्लेट को रखे, तो देखा गया कि कैथोड रेस किधर मूव कर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ मूव कर जा रहा है। स्टार्टिंग में इसको नेगाट्रॉन बोले, बाद में इसके नाम को बदल करके हमने इलेक्ट्रॉन कर दिया। ठीक है, इसी पॉइंट को मैं यहां पे लिखता हूं। दे डिफ्लेक्टेड बाय presence of इलेक्ट्रिक फील्ड, EF बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड यानी कि MF, when rays passing between the two electrically charged plate, then they deflects towards positive charged plate. Hence cathode rays is negatively charged in nature, जिसे स्टार्टिंग में क्या बोले? नेगाट्रॉन, और बाद में क्या बोले? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज है जिसको पहले आप कॉपी करो, उसके बाद चौथे प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4। अगर मान लो इसके पाथ पर एक स्मॉल व्हील को मैं प्लेस कर देता, एक छोटा सा व्हील है, पिन व्हील आप इसको कह सकते हैं, दिस इज अ पिन व्हील, है ना। जैसे आप इसके पाथ पे एक पिन व्हील को प्लेस करते हैं और कैथोड रे यहां से इमिट करता है, जैसे ही कैथोड रे इससे टकराएगा ना, ये इस व्हील को रोटेट करना चालू कर देगा, जिससे ये बात समझ में आएगी कि इस कैथोड रे के पास अपना मास है और इस कैथोड रे की अपनी वेलोसिटी है। ये तब पता चलेगा जब कैथोड रे इस व्हील से टकराएगा और व्हील घूमना चालू करेगा। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी लिख सकते हैं हम लोग, इफ a small pinwheel placed in their path, then they rotates the wheel, hence we can say that cathode rays have on mass and velocity, और जिस पार्टिकल के पास अपना मास और वेलोसिटी होता है ना बाबू, उसको हम लोग बोलते हैं मेटेरियल पार्टिकल। क्या बोलते हैं? मेटेरियल पार्टिकल। तो
4 प्रॉपर्टी समझ में आया भाई। इसके पास नेगेटिव नेचर है, दूसरा इसके पास अपना वजन है और अपना वेलोसिटी है, अपना मास है और अपना वेलोसिटी है, ठीक है। नाउ इसके बाद अगर मान लो कैथोड रेज को आप कॉपर मेटल से पास कर देते हैं। किससे पास करते हैं बाबू? कॉपर मेटल से। तो यहां पर एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। इसका प्रोडक्शन होगा, एक्सरेज का प्रोडक्शन होगा। ये वही एक्सरेज है जो डायग्नोसिस के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगर मैं बात करूं कि अगर कैथोड रेज है और इस कैथोड रेज को आप पास कर देते हैं ZNS स्क्रीन से, तो यहां पे बनता है लाइट स्पॉट। क्या बनता है? लाइट स्पॉट बनता है, ठीक है। फिर उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कैथोड रेज है और इसे आपने पास कर दिया किसी गैस से, तो ये इस गैस को बाबू आयोनाइज कर देगा। क्या कर देगा? आयोनाइज कर देगा, यानी आयंस में कन्वर्ट कर देगा। मे बी गैस को केटायन में कन्वर्ट कर सकता है या गैस को आपका एनायन में कन्वर्ट कर सकता है। केटायन बोले तो पॉजिटिवली चार्ज और एनायन बोले तो नेगेटिवली चार्ज। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कैथोड रेज के बारे में। सबसे पहला प्रॉपर्टीज था कैथोड से निकला तो कैथोड रे बोल दिए। दूसरा, जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होगा ये सीधा मूव करेगा विथ स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में आएगा ये तुरंत डिफ्लेक्ट कर जाएगा आपका पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ, जिस वजह से हम लोग कहें कि कैथोड रे के पास नेगेटिव नेचर का होगा। अब नेगेटिव नेचर होने की वजह से इसको स्टार्टिंग में नेगाट्रॉन बोला गया, अब बाद में इसके नाम को बदल करके इलेक्ट्रॉन बना दिया गया। फिर हमने इसके पाथ पे एक छोटा सा व्हील रखा, जैसे ही कैथोड रे इस पे पड़ा ये घूमना चालू कर दिया, जिससे ये बात समझ में आया कि इस कैथोड रे के पास अपना मास है और अपनी वेलोसिटी। कैथोड रे को कॉपर मेटल से पास करते हैं तो एक्सरे का फॉर्मेशन होता है। कैथोड रेज को जिंक सल्फर की स्क्रीन से पास करते हैं लाइट स्पॉट बनता है। और कैथोड रेज को किसी गैस से पास करते हैं, ये गैस को क्या कर देता है? आयोनाइज कर देता है, ठीक है। पहले इसको जरा कॉपी करो, इसके बाद आगे कुछ और पॉइंट के बारे में बात करते हैं। चलिए बच्चे, इसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। तो एक नोट पॉइंट है, नेचर ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड्स ऑन। कैथोड रेज जो है ना, दो बात पे डिपेंड नहीं करेगा। सबसे पहला, इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का बना है, उसका नेचर कैसा है, इससे कैथोड रे को कोई लेना देना नहीं है भाई। किसी भी मटेरियल का बनेगा वहां से कैथोड रेज आपका इमिट करेगा। दूसरा, जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद था वो हवा या एयर आपने भरे हुए थे, उससे भी कैथोड रे को कोई लेना देना नहीं है। तो दो चीज पर कैथोड रेज डिपेंड नहीं करेगा। सबसे पहला, नेचर ऑफ कैथोड फ्रॉम इट्स रेज इमर्ज्ड एंड द गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। अगर बात करते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। और मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और ये पता चलता है बाई ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बाई मुलिकिन, ठीक है। हालांकि में एक्सपेरिमेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, सिंपल हम लोग इसकी वैल्यूज को माइंड में रखें, ठीक है। ये सारी चीजें अगर माइंड में बैठती है तो ठीक है, और नहीं बैठती है तो कोई हर्ज नहीं है इससे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सब नहीं समझेंगे तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ये बस याद करने वाला चीज है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप ध्यान में रखो तो फायदेमंद है, और ध्यान में नहीं रखेंगे तो कोई भारी नुकसान इससे होने वाला नहीं है, ठीक है। इसको कॉपी करें, इसके बाद फिर हम लोग प्रोटॉन की डिस्कवरी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इसको एक नाम कैनाल रेज भी दिया जाता है और दूसरा आप इसको एनोड रेज भी नाम देते हैं। इसको डिस्कवर किसने किया था? इसका डिस्कवर किया था बाबू गोल्डस्टीन ने। किसने? गोल्डस्टीन ने। बट एक चीज ध्यान देना, बट प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन बाय जे.जे. थॉमसन।
जे थॉमसन। ठीक है, सही है। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी, लेकिन उस प्रोटॉन की जो प्रॉपर्टीज थी उसका एक्सप्लेनेशन जे थॉमसन के द्वारा किया गया है। इसने भी एक्सपेरिमेंट का नाम दिया, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था बाबू? परफोरेटेड, परफोरेटेड कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये इस एक्सपेरिमेंट का नाम था। ठीक है, वही डिस्चार्ज ट्यूब जो आपने देखा है पहले कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल ग्लास का ट्यूब होगा, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे। एक को हम लोग एनोड बोल लेते हैं, पॉजिटिव वाला, दिस इज एनोड, और दूसरा होगा बाबू हमारे पास कैथोड। तो कैथोड को मैं कुछ ऐसा दिखाता हूं परफोरेटेड के लिए, डॉट डॉट कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, परफोरेटेड का मतलब होता है छिद्र वाले, है ना, छोटे छोटे उसमें छिद्र होंगे, छोटे छोटे उसमें हॉल होंगे। दिस इज अ परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड कैथोड। और कैथोड का नेचर कैसा होगा? नेगेटिव नेचर का। ठीक है, और साथ साथ ये वाले क्या है बाबू? दिस इज वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप, है ना। और इसके अंदर आपको गैस भरनी है, लेकिन ध्यान देना यहां पे जो गैस भरा जाएगा, दिस इज अ हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। और इसकी भी प्रेशर लो ही होगी, लो प्रेशर। कैथोड रे के दौरान आपने एयर भरे थे, उसकी प्रेशर कम थी। यहां पर आप हाइड्रोजन गैस भर रहे हैं और इसकी भी प्रेशर क्या है आपका? कम है। नाउ इसको हमने कनेक्ट कर दिया 10,000 वोल्ट के साथ, दिस इज की। अब जैसे इस स्विच को ऑन करते हैं, जैसे आप इस स्विच को ऑन करेंगे तो कुछ इनविजिबल, नहीं दिखने वाला, अदृश्य आप कह सकते हैं, रेज एनोड से निकलता है। नहीं दिखने वाला रेज, जिसको मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं ना, नहीं दिखने वाला रेज एनोड से निकलता है और कैथोड की तरफ चला जाता है। ये दिखाई नहीं देगा, इनविजिबल होंगे। अब सवाल ये आता है कि सर अगर इनविजिबल है तो हम इसको देख कैसे रहे हैं, इसको पकड़ कैसे रहे हैं? तो इसको टेस्टिंग के लिए इसके इंड वाले पोर्शन पर, देखो ये जो इंड वाला है ना पोर्शन, इस वाले पोर्शन पर ZNS स्क्रीन लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? ZNS स्क्रीन। अब चूंकि परफोरेटेड है कैथोड, छिद्र वाले हैं, तो ये जो लाइट है आपका, ये जो रेडिएशन है, इस हॉल के माध्यम से आगे निकल जाएगा। ऐसा ही है, ये आप कह सकते हैं कि दीवार है और उस दीवार में सुराख है बहुत सारा, तो लाइट जो है या रेडिएशन आर पार तो सुराख से हो सकते हैं। तो इस सुराख से लाइट आर पार हुआ, जैसे ही ZNS स्क्रीन से टकराएगा वहां पर लाइट स्पॉट बनेगा। क्या बनेगा? लाइट स्पॉट। अब जहां जहां लाइट स्पॉट बनेगा, जैसे जैसे लाइट स्पॉट बनेगा, वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि एनोड रेज इमिट कर रहा है। भाई एनोड रेज जो होते हैं ना, ये इनविजिबल होते हैं, वो दिखाई नहीं देंगे। कैथोड रेज तो ब्लू कलर का दिखाई दिया था ना, लेकिन एनोड रेज आपको दिखाई नहीं देंगे। वो चेक करने के लिए आपको ZNS स्क्रीन लगाना पड़ेगा इंड वाले पार्ट पे, और जैसी सुराख से आपका ये रेज जाएगा, टकराएगा ZNS स्क्रीन, तो वहां पे चट चट या लाइट स्पॉट नजर आएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये एनोड रेज निकल रहा है ना। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि व्हेन 10,000 वोल्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी are passing through discharge tube containing hydrogen gas at low pressure, then some rays या इनविजिबल कर दो, some invisible rays also emerged
also emerged from anode to cathode, anode to cathode, called anode rays, anode rays। ठीक है, अब एक चीज और यहां पे पॉइंट लिख रहा हूं मैं, ये जो एनोड रेस था इस सुराख के माध्यम से आगे बढ़ा, ZnS स्क्रीन से टकराया और लाइट स्पॉट बना। अब कैथोड रे में जो सुराख है जिसको हॉल आप कह रहे हैं, ये जो हॉल है ना, इसी के लिए हम टर्म देते हैं कैनाल। क्या नाम देते हैं? कैनाल। ये जो रेज है इस सुराख के माध्यम से आगे बढ़ा, इसीलिए हम लोग कहते हैं दिस इज अ कैनाल रेस। क्या बोलते हैं? कैनाल रेस। कैनाल का मतलब क्या है भाई? इसमें छोटे छोटे सुराख है ना, इसी के लिए टर्म लगा रहे हैं कैनाल। एनोड रेज नाम पड़ा चूंकि ये निकल एनोड से रहा था, कैनाल से पास हो रहा था, इसीलिए हम नाम दे रहे हैं कैनाल रेस। क्या नाम दे रहे हैं? कैनाल रेस। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं, एनोड रेस, एनोड रेस स्ट्राइक विथ ZnS स्क्रीन to produce light spot, produce light spot। भूलना नहीं, कैनाल क्यों नाम दिया जा रहा है? क्योंकि भाई ये जो रेज है आपका कैनाल से होते हुए जिंक सल्फर की स्क्रीन पे स्ट्राइक कर रहा है, टकरा रहा है। अब जो सुराख है उसी की वजह से हम लोग नाम दे रहे हैं इसका कैनाल, है ना। इसको कॉपी करें, फिर इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। सबसे पहला प्रॉपर्टीज, ये एनोड से निकला था इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? एनोड रेज नाम पड़ा। मैं लिख सकता हूं यहां पे पहला, दे इमर्ज्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड, हेंस कॉल्ड एनोड रेज, एनोड। दूसरा, इसके पाथ पे हाइड्रोजन गैस को भरा गया था, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये कैसे मूव करेगा? स्ट्रेट लाइन पे विथ स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सिमिलर टू द कैथोड। कैथोड रे जैसा गया था उसी तरीके से आप यहां भी कह सकते हैं। एक पॉइंट और लिख रहे हैं, दे ट्रैवल इन a straight line with speed of light, speed of light that is 3 × 10⁸ meter per second in absence of electric field and magnetic field। जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेंज में नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका कैथोड रेज मूव किया था। लेकिन जैसे ही एक मरतबा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा ना, ये अपनी पाथ से डिफ्लेक्ट कर जाएगा, मूव कर जाएगा या घूम जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पे एक पॉइंट और मैं लिख रहा हूं, दे डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field when rays passing between the two electrically charged plate, then they deflects towards negatively charged plate, hence say that anode rays is positively
चार्ज्ड इन नेचर, चार्ज्ड इन नेचर। जैसे ही ये रेस एनोड से निकलेगा और कैथोड की तरफ जाएगा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रख देते हैं आप, तो ऐसे सिचुएशन पर ये किधर मूव कर जाएगा बाबू, नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मूव कर जाएगा। जिससे ये बात समझ में आएगा कि ये जो रेज है इसका नेचर कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज नेचर है, पॉजिटिवली चार्ज नेचर है। पॉजिटिवली चार्ज नेचर होने की वजह से इसका नाम क्या दिया जाता है, प्रोटॉन नाम दिया जाता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट एज इट इज है जैसे आपने कैथोड रेज पर देखा था, बस फर्क क्या है, जहां पे एनोड रेज है वहां पे कैथोड रेज था, जो पॉजिटिवली है यहाँ पे वहां पे नेगेटिवली था। ठीक है, इसको कॉपी करो। अगेन मैं चौथे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाला हूं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। अगर मान लो इसके पाथ पे मैं एक छोटा सा व्हील रख देता हूं, स्मॉल व्हील, जैसे आपने कैथोड रेज के दौरान रखे थे, और यही एनोड रेज यहां से निकलता है, तो जैसे इस व्हील से टकराएगा ना, ये व्हील को रोटेट करना चालू कर देगा, जिससे ये बात समझ में आएगा कि इसके पास अपना मास है और अपनी वेलोसिटी है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने कैथोड रेज पर देखा था। अगर लिख रहा हूं, इफ a small pin wheel is placed in their path, then they rotates the wheel, hence we can say that anode rays have own mass and velocity। अब जिसके पास अपना मास और वेलोसिटी होता है उसको हम लोग मटेरियल पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। मतलब इस रेस के पास भी अपना मास है और अपनी वेलोसिटी है, ठीक है ना। नाउ अगेन एनोड रेस को और कॉपर मेटल से आप पास कर देते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से यहां पे भी एक्स रे का प्रोडक्शन होगा, ठीक। फिर एनोड रेस को ZNS स्क्रीन से आप स्ट्राइक कराते हैं, तो यहां पे बनता है लाइट स्पॉट। ये बिल्कुल वैसी जैसे आपने कैथोड रे पे देखा था। एनोड रेस को जैसे ही आप गैस से पास कराते हैं, तो गैस को क्या कर देता है, आयोनाइज कर देता है, ठीक है। और सॉलिड मटेरियल पर जैसे पास करोगे तो ये उसमें पेनिट्रेट हो जाएगा, चुभ जाएगा उस पर, है ना। जैसे सुई नहीं होता है, सुई को अगर लकड़ी पे गिरा दो चुभ जाता है, पेनिट्रेट हो जाता है। उसी तरीके से कैथोड रे को सॉलिड मटेरियल से पास करोगे तो वो पेनिट्रेट हो जाएगा, एनोड रे को भी पास करोगे तो वो पेनिट्रेट हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको कॉपी करो, इसके बाद इसके एक नोट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। चलिए बच्चे, इसके बाद हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। तो कैथोड रे और एनोड रे में एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि कैथोड रे को नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड से कोई लेना देना नहीं था, जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब में फिल किए गए थे उससे भी कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एनोड रेस को मतलब होता है डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सा गैस भरा हुआ है। हाइड्रोजन गैस अगर लेके चलेंगे तभी एनोड रेस का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, मतलब उसकी गैस के नेचर के ऊपर ये बेसिकली डिपेंड करेगा। तो आप कह सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अनलाइक कैथोड रेस से ये हट करके द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब पे जो गैस प्रेजेंट है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, जबकि कैथोड रे डिपेंड नहीं करता है ना।
अगर आप इसके चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज कितना होगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास कितना होगा 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। और ये किसके द्वारा पता किया गया है, बाय ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट बाय मुलिकिन, है ना। उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, सिंपल हम लोग इसकी वैल्यू के माइंड में रखेंगे, ठीक है। इसको कॉपी करो। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं, ठीक ना। चलिए बच्चे, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसके द्वारा किया गया है, जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया है। जेम्स चैडविक। कैसे इसकी डिस्कवरी हुई है बाबू, हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल था, अल्फा पार्टिकल जिसको आप हीलियम के तरह सोच सकते हैं ना, जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर क्या है 4। इसको हम लोग बम्बार्ड करा दिए थे बेरिलियम से, बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 है और मास नंबर कितना है। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम के साथ बम्बार्ड किए थे, टकराए थे ना, तो एक नया स्पीसीज का निर्माण हुआ था, कार्बन 612, और एक और पार्टिकल निकला था जिसके पास चार्ज तो नहीं थे लेकिन मास इसके पास मौजूद था। आप कैसे चेक करें, देखो 4 और 2 मिलकर के तो 6 हो गया, 9 और 4 मिलकर कितना होता 13। कार्बन के तो 12 भी मास होती है ना, तो एक मास कहाँ गया, तो न्यूट्रॉन के फॉर्म में निकला। इसके पास चार्ज तो नहीं है लेकिन मास प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोले, दिस इज अ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डिस्कवरी के लिए स्टेटमेंट लिखूं, ही बम्बार्ड the alpha particle with beryllium to produce carbon and some neutral species, neutral species called न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें, दिस इज चार्जलेस, ये न्यूट्रल होगा यानी कि चार्ज नहीं होंगे यहाँ पे, और मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा कितना बाबू 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा। सबसे पहला, न्यूट्रॉन इज chargeless particle but mass is present। इसके पास चार्ज नहीं है लेकिन मास प्रेजेंट है। दूसरा, न्यूट्रॉन के डिस्कवरी लेट हुई, लेट होने के पीछे भी रीजन यही है क्योंकि इसके पास चार्ज नहीं है लेकिन मास प्रेजेंट है। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख रहा हूं मैं, न्यूट्रॉन discovered after electron and proton discovery, proton discovery due to they are chargeless particle, चार्जलेस पार्टिकल। चार्जलेस पार्टिकल होने की वजह से इसकी डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बाद हुआ है, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रॉन इज हेवीएस्ट पार्टिकल बट लीस्ट स्टेबल पार्टिकल, स्टेबल, ये पार्टिकल थोड़ा सा कम स्टेबल है ना। अगर आप डेंसिटी बात करते हैं न्यूट्रॉन की,
डेंसिटी ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये होता है बाबू 1.5 इंटू 10⁻14 ग्राम पर सीसी। ठीक है, ये कुछ न्यूट्रॉन का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको आप फटाक से कॉपी करो। इसके बाद फिर हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे चर्चा करते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, तो पढ़ना है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? अगर मैं इसको ऐसा कहूं, इसको मैं कह रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कहने का मतलब है कि सिर्फ उसकी वैल्यू कंसीडर करनी है, प्लस और माइनस जो है उसको लिखना नहीं है। ठीक है, और एक है m, दिस इज मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल। एंड रॉ, इसको मैं बोल रहा हूं दिस इज अ स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? दिस इज अ रेशियो ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड मास ऑफ द पार्टिकल। अगर आप इसकी यूनिट की बात करते हैं तो चार्ज का यूनिट क्या होगा? कूलम, और मास का यूनिट क्या हो जाएगा? केजी। तो कूलम पर केजी आप इसका यूनिट ले सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर स्पेसिफिक चार्ज हम पढ़ते क्यों? देखो, स्पेसिफिक चार्ज हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से कितना डिफ्लेक्ट करेगा। अगर स्पेसिफिक चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इसकी डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगी। अगर स्पेसिफिक चार्ज कम है तो इसकी डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कम होगा, है ना। आपको पता है कि एनोड रे भी डिफ्लेक्ट करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर, और कैथोड रे भी डिफ्लेक्ट करता है। तो कौन पार्टिकल कितना डिफ्लेक्ट करेगा ये कैसे पता चलता है? बाय द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टू द मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द particle called specific charge, specific charge। ठीक है, अच्छा, अगर आप डिफ्लेक्शन की बात करते हैं, ऐसे देखो तो एक्चुअली में स्पेसिफिक चार्ज जो है आपका, स्पेसिफिक चार्ज गिव्स द information about deflection of particle in electric field and magnetic field। कि कौन सा पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना डिफ्लेक्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में कितना डिफ्लेक्ट करेगा, इसी चीज के बारे में पता करने के लिए हम लोग स्पेसिफिक चार्ज को देखते हैं। जरा आप देखें यहाँ पे ध्यान से, अगर मान लो स्पेसिफिक चार्ज आप निकालें तो स्पेसिफिक चार्ज बराबर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपॉन मास। भाई कुछ पार्टिकल का अगर मान लो चार्ज ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा? यहाँ पर ज़्यादा होगा, डिफ्लेक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर मान लो चार्ज कम है, चार्ज कम है तो डिफ्लेक्शन यहाँ पर क्या होगा? कम होगा। अब किसी पार्टिकल का मास ज़्यादा है, भाई मास ज़्यादा होगा तो पूरी वैल्यू छोटी हो जाएगी ना, मतलब स्पेसिफिक चार्ज कम हो जाएगा। स्पेसिफिक चार्ज कम यानी डिफ्लेक्शन जो होगा वो क्या होगा? आपका कम होगा। नाउ अगर मान लो मास कहीं कम है, भाई डिनोमिनेटर वाला वैल्यू छोटा होता जा रहा है कि पूरा वैल्यू बड़ा होता चला जाएगा। मास अगर कम है दैट मीन्स डिफ्लेक्शन यहाँ पर क्या होगा? आपका ज़्यादा होगा। तो ध्यान दे रहे ना अच्छे से, चार्ज ज़्यादा डिफ्लेक्शन ज़्यादा, मास ज़्यादा डिफ्लेक्शन कम। चार्ज कम डिफ्लेक्शन कम, मास कम डिफ्लेक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। डिफ्लेक्शन कहाँ पे देख रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर। ठीक है, पहले इसको जरा आप कॉपी करो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक ना,
चलिए बच्चों, अब हम लोग स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का अलग, प्रोटॉन का अलग और न्यूट्रॉन का अलग। यहां पे मैं लिख रहा हूं स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज के लिए अगर बात करते हैं, इसका चार्ज कितना होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट ध्यान देना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना, वैल्यू लिखना है, नेगेटिव साइन को आपको दिखाना नहीं है स्पेसिफिक चार्ज पर, है ना। और इसका मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो सिंपल स्पेसिफिक चार्ज निकाल लो, चार्ज अपॉन मास, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखो साइन को मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है, नेगेटिव नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, नेगेटिव को ये मॉड जो है ना वो कैंसिल आउट कर दिया, वो सब आगे पढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे। फिलहाल ये ध्यान देना कि मैग्नीट्यूड में हम लोग सिर्फ वैल्यूज लिखते हैं, साइन हम लोग नहीं लिखते हैं, प्लस भी नहीं और माइनस भी नहीं। डिवाइड बाई क्या होगा, 9.1 इंटू 10⁻31 कूलम पर केजी। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो स्पेसिफिक चार्ज कितना मिल जाएगा, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज इतना मिल चुका है। नाउ अब एक काम करते हैं कि स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन का निकाल लेते हैं। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, अब जरा स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन का देखें तो पहले चार्ज ऑफ प्रोटॉन देखो, तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगेन सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, इस प्लस से हमें कोई लेना देना नहीं है। और इसका मास कितना होता है, तो 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब इसका स्पेसिफिक चार्ज फाइंड आउट करो, तो चार्ज अपॉन मास कितना लिखना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड मास कितना 1.673 इंटू 10⁻⁻27। इसको सॉल्व करके देखें कितना आ जाता है। तो ये आता है 9.58 इंटू 10⁻10⁻⁷ हो जाएगा 7 कूलम पर केजी, ये मिल जाएगा इसका। नाउ एक और निकाल लेते हैं, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज पता करते हैं। तो न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है बाबू, एक तो जीरो होगा, चार्जलेस पार्टिकल है, लेकिन इसके पास मास होगा कितना, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। नाउ अगर स्पेसिफिक चार्ज निकालते हैं, चार्ज अपॉन मास दैट इज 0 अपॉन 1.675 इंटू 10⁻⁻27, ओवरऑल वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑर्डर निकाले यहां से, स्पेसिफिक चार्ज ऑर्डर, स्पेसिफिक चार्ज ऑर्डर अगर आप यहां पे पता करते हो, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज ऑर्डर देखो, सबसे ज्यादा स्पेसिफिक चार्ज किसका है, किसका दिख रहा है, 10⁻11 इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद है प्रोटॉन का, और उसके बाद है आपका न्यूट्रॉन का। तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन और उसके बाद न्यूट्रॉन, ठीक है। फिर सवाल पूछ सकता है डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑर्डर इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। भाई जैसे जैसे स्पेसिफिक चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन और उसके बाद, ठीक है। फिर यहां पे एक सवाल और पूछा जा सकता है, फिर सवाल पूछा जा सकता है ऑर्डर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल्स। कैसे पता करेंगे भाई, किसका मास ज्यादा है, देखो तो
सबसे हेवियर न्यूट्रॉन होता है, मैं बोला हूं ना 1.675 इंटू 10⁻27, इसका मास 1.673 इंटू 10⁻27। जाहिर सी बात है ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा। 1.673 है, यहाँ पे 1.675 है, तो न्यूट्रॉन का मास हो गया सबसे ज्यादा, और उसके बाद हो गया सर प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होगा आपके पास उसका मास तो पावर में -31 है ना, जितना ज्यादा वैल्यू नेगेटिव होगा पावर में, वैल्यू उतनी छोटी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होगा। मतलब पूरे फंडामेंटल पार्टिकल में अगर बोला जाए, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है और न्यूट्रॉन सबसे भारी है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, इसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे अभी एक टॉपिक पढ़ने के बाद, है ना। टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। जितने भी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, उसको हम लोग एक टेबल के फॉर्म में लिख रहे हैं, और इसी को आपको माइंड में रखना है हमेशा। बाकी चीजें आप भूल जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टेबल वाला चीज को माइंड में रखना हो। सब एटॉमिक पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल तीन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। एक है इलेक्ट्रॉन, जिसको E- के साथ दिखाते हैं। दूसरा है आपके पास प्रोटॉन, जिसको P+ के साथ दिखाते हैं। और एक है आपके पास न्यूट्रॉन, जिसको N0 के साथ दिखाते हैं। डिस्कवर किसने किया था? इसकी डिस्कवर किया गया था जे थॉमसन के द्वारा, और साथ साथ विलियम क्रूक्स के द्वारा। विलियम क्रूक्स के द्वारा, ठीक है। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक। चार्ज की बात करते हैं, इसका चार्ज कितना था? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज कितना था? +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन क्या था? चार्जलेस था। दिस इज चार्जलेस। सही है। मास की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास कितना था? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का मास कितना था? 1.673 इंटू 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का मास कितना था? 1.675 इंटू 10⁻27 kg। अब यहां से भी मास को कंपेयर कर सकते हैं। इसका मास ज्यादा मिलेगा, न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है, उसके बाद प्रोटॉन, और उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसके बाद रिलेटिव चार्ज। अच्छा देखो, तो रिलेटिव चार्ज हम लोग रिलेट करके निकालते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में देखेंगे, और प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में देखेंगे। भाई -1.6 इंटू 10⁻19 है, और यहाँ +1.6 इंटू 10⁻19 है। तो अगर इसके जगह पे मैं 1 लिखता हूँ, तो इसके जगह पे भी 1 लिखना पड़ेगा, है ना। बशर्ते कि ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में इसको देखे और इसके रिस्पेक्ट में इसको देखे, तो ये दोनों कट गया, तो -1 और ये हो गया +1, और ये तो आपका 0 ही रहेगा। रिलेटिव मास देखते हैं, इसका मास इसके रिस्पेक्ट में देखो और इसका मास इसके रिस्पेक्ट में देखो, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाला, तो प्रोटॉन का जो वजन है और न्यूट्रॉन का जो वजन है वो लगभग बराबर है। तो अगर मैं इसको 1 मानता हूं, तो आप इसको भी 1 बोलोगे, क्योंकि दोनों लगभग बराबर है। लेकिन इसके कंपेरिजन में जो इलेक्ट्रॉन का वजन होगा तो 1/1836 होगा। 1/1836। कहने का ये मतलब है कि प्रोटॉन एक लो और उसको 1836 टुकड़ा करो, तो 1836 टुकड़ा करने के बाद जो एक टुकड़ा होगा ना, उस एक टुकड़े का वजन किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। मोटा मोटी बात ये भी है कि अगर मान लो एक तराजू आप लेते हैं, एक प्रोटॉन है तो 1836 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होगा? 1/1836 हो जाएगा।
जिसको हम लोग रिलेटिव मास के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाला ध्यान देना हमेशा कि रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास, रिलेटिव चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है और रिलेटिव मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है। इसको 1 माने हैं और इसको भी 1 माने, लेकिन ये कितना होगा इसके कंपेरिजन में 1/1836, यानी एक प्रोटॉन का वजन 1836 इलेक्ट्रॉन मिला करके वजन जो होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होगा 1/1836 होगा। स्पेसिफिक चार्ज देखिए इसका कितना मिला था 1.76 × 10⁻11 कूलम पर केजी। इससे कितना मिला था 9.58 × 10⁻7 कूलम पर केजी, और इसका स्पेसिफिक चार्ज कितना मिला था 0 मिला था। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल का पूरा टेबल है जिसको आपको माइंड में हमेशा बैठा के रखना है। ये अभी से लेकर के आने वाले चैप्टर्स पे भी आपको माइंड में रख करके ही पढ़ना होगा। ठीक है, कॉपी करें। इसके बाद 2 क्वेश्चन करते हैं और आज के लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं। चलिए बच्चों, तो 2 क्वेश्चन हमारे पास ये था। अब देखें, अरेंज द पार्टिकल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। सबसे पहला ए नंबर है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल्स के बीच में आपको कंपेयर करना है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल को आप चाहें तो हीलियम पार्टिकल भी सोच सकते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4। सबसे पहले लेके चलते हैं चार्ज अपॉन मास, किसके लिए बाबू इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 बना लो और मास कितना हो जाएगा 1/1836। अभी आपने जस्ट देखा है इसका रिलेटिव चार्ज कितना होता है 1 और रिलेटिव मास कितना होता है 1/1836 होता है। साइन तो हमें इस्तेमाल करना ही नहीं है, स्पेसिफिक चार्ज में माइनस और प्लस से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा 1836 मिल जाएगा। उसी तरीके से चार्ज अपॉन मास में बात कर रहा हूँ प्रोटॉन के लिए, तो इसका भी रिलेटिव चार्ज 1 और रिलेटिव मास कितना होता है 1। अभी जस्ट देखे हैं, रिलेटिव चार्ज 1 और रिलेटिव मास कितना होता है 1। सॉल्व करेंगे इसको, सिंपल वैल्यू कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग न्यूट्रॉन के लिए बात कर लेंगे। न्यूट्रॉन का चार्ज 0, मास 1 होता है तो वैल्यू 0 रहेगी, है ना। और अल्फा पार्टिकल भी देख लो, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल देख लो, या हीलियम आप जिसको बोल रहे हैं, तो हीलियम का चार्ज कितना है बाबू 2 और मास कितना है 4। क्या लिखेंगे, चार्ज हो गया 2 और मास हो गया 4, यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 होगा। तो ऑर्डर जरा देख लें, सबसे ज्यादा किसका मिला इलेक्ट्रॉन का, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का, और उसके बाद किसका हो गया तो प्रोटॉन का हो गया सर, प्रोटॉन का हो गया, और उसके बाद किसका हुआ तो अल्फा पार्टिकल का हुआ, और लास्टली किसका हुआ तो न्यूट्रॉन का हुआ। ये आपके पास मिल चुका है स्पेसिफिक चार्ज का ऑर्डर। अगला क्वेश्चन एक और कह रहा है, इसको भी देख लो, बी नंबर। कंपेयर करना है आपको सोडियम प्लस, F माइनस, लिथियम प्लस, मैग्नीशियम +2 और एल्युमिनियम +3, इसमें कंपेयर करना है। पहले इसका एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23, इसका हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 19 मास। लिथियम का हो जाएगा 3, 7, मैग्नीशियम होगा 12, 24, ये होगा 13 और ये होगा 27। चार्ज सब में मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे +1 चार्ज है, -1 चार्ज है, +1 है, +2 एंड +3। ठीक है, चलिए निकालें। चार्ज अपॉन मास किसके लिए, सोडियम प्लस के लिए। चार्ज कितना है देखो तो 1 + 1, प्लस का इस्तेमाल नहीं करना है। मास कितना है आपके पास 23। नेक्स्ट, चार्ज अपॉन मास किसके लिए बाबू, F माइनस के लिए। चार्ज कितना है 1, देख सकते हो। वजन कितना है आपके पास 19। नेक्स्ट, चार्ज अपॉन मास किसके लिए, लिथियम प्लस। चार्ज कितना है 1, मास कितना है आपके पास 7। नेक्स्ट,
चार्ज अपॉन मास किसके लिए, मैग्नीशियम +2 के लिए। चार्ज कितना है बाबू, देखो तो 2, +2 नहीं लिखना है, सिर्फ 2 ना, और मास कितना है आपके पास 24, सॉल्व करेंगे आएगा 1/12। फिर एक देख लो, चार्ज अपॉन मास किसके लिए, एल्युमिनियम +3 के लिए। चार्ज कितना है 3, मास हो गया 27, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/9। नाउ आपको एक बात पता है कि डिनोमिनेटर में जितना वैल्यू बड़ा होता है वो वैल्यू उतनी छोटी मानी जाती है। तो 23 बड़ा है तो ये सबसे छोटा होगा। मतलब अगर आप देखते हैं इसमें तो स्पेसिफिक चार्ज सोडियम प्लस का सबसे कम होगा। इससे बड़ा किसका होगा, इससे बड़ा कौन सा होगा बताओ, ये हो जाएगा फ्लोरीन वाला, E/m F-1। इसके बाद कौन होगा बताओ, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 9 है। इसके बाद होगा मैग्नीशियम वाला, और इसके बाद क्या होगा, 12 के बाद हो गया आपके पास 9, यानी कि E/m किसका हो गया, एल्युमिनियम +3 का, और लास्टली किसका हो जाएगा, लिथियम का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वैल्यू जितना डिनोमिनेटर में बड़ा होगा वो पूरा का पूरा टर्म छोटा होता चला जाएगा। ये सबसे कम हुआ, इसके बाद हो गया तुम्हारे पास फ्लोरीन वाला, इसके बाद हो गया मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, और लास्टली हो गया आपके पास लिथियम +। तो कुछ इस तरीके से आप स्पेसिफिक चार्ज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो कॉपी करें। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।